जय हिंद दोस्तों। क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 12 साउंड पर हमने बात की थी और लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया कि साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है। साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वाइब्रेट करके और भी अन्य माध्यमों से। साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है, एक जगह से दूसरे जगह में कैसे पहुंचती है, इस चीज़ पर हमने डिटेल में बात की। और यह भी बात की कि अगर साउंड ट्रेवल करना चाहती है तो उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। बिना माध्यम के यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। इस पर हमने डिटेल से बात की और इसे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश भी की कि अगर हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करें तो समझ सकते हैं कि हाँ, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब साउंड किस तरीके की वेव को दिखाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, इसे हमने डिटेल में समझा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बीच क्या अंतर है। इसके बाद हमने बात की कि जो साउंड की वेव होती है उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, इन चीज़ों पर हमने डिटेल में बात की। और इसके बाद हमने समझा फ्रीक्वेंसी क्या होती है और अलग अलग तरीके के जो वेव डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो क्या होता है। इसके फॉर्मूला को भी हमने देखा और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। और इसके बाद हमने बात की कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया, यानी मीडियम बदलने पर जो साउंड की स्पीड है वो भी बदल जाती है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी थी कि जब हम सॉलिड से गैसियस स्टेट की ओर मूव करते हैं तो जो साउंड होती है स्पीड की वो घट जाती है, यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। सॉलिड में भी कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जैसे एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और निकल, स्टील, आयरन, ब्रास और ग्लास में धीरे धीरे करके घटती जाती है, राइट। उसके बाद लिक्विड में थोड़ी और कम हो जाती है साउंड की स्पीड और गैसेज में तो साउंड की स्पीड सबसे कम देखने को मिलती है। इसके बाद हमने इको की बात की, यानी जब हम क्लैप करते हैं या कहीं साउट करते हैं किसी टॉल बिल्डिंग या फिर माउंटेन के पास तो हमें अपनी आवाज़ ही दोबारा सुनाई देती है और ये प्रोसेस इको कहलाती है। और इको के बीच हमने बात की कि कुछ डिस्टेंस होना, कुछ मिनिमम डिस्टेंस का होना ज़रूरी है, राइट, अदरवाइज फिर इको हमें सुनाई नहीं देगी। इसके बाद हमने रेवर्बरेशन की बात की कि रेवर्बरेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है साउंड का। तो दोस्तों, जो साउंड क्रिएट होती है बिग हॉल में और उनमें रिपीटेड रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वॉल्स के कारण, और ये तब तक रिफ्लेक्ट करती रहती है जब तक कि जो साउंड की वैल्यू है वो बिल्कुल रिड्यूस, इतनी ज़्यादा रिड्यूस ना हो जाए, तब तक कि वो नो लॉन्गर ऑडिबल, यानी जब तक कि वो बिल्कुल भी उनकी साउंड की इंटेंसिटी, जो ऑडिबिलिटी है, यानी जो बहुत कम उसकी तीव्रता है, वो बिल्कुल घट जाए, तब तक वो रिफ्लेक्ट करती है। ओके, यानी रिफ्लेक्शन होता है साउंड का मल्टीपल बारी, और जब तक वो रिफ्लेक्ट होते होते बिल्कुल वो कम ना हो जाती तब तक वो रेवर्बरेट करती रहती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि बड़े बड़े हॉल्स में जिनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है उनमें एक्सेसिव रेवर्बरेशन से बचने के लिए बहुत तरह के अलग अलग तरीके के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है दीवारों में, ताकि उन दीवारों को कवर कर दिया जाए और फिर जो उनसे साउंड है वो रेवर्बरेट ना करे, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना करे। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी तो एक ही आवाज़ बार बार सुनाई पड़ेगी। दोस्तों, आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि एग्जाम्स में CDS और NDA जैसे एग्जाम्स में बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, एक पर्सन क्लैप करता है अपने हैंड्स को एक क्लिफ के पास और अपने इको को सुनता है 5 सेकंड के बाद, यानी इको उसे सुनाई दे रही है, यानी आवाज़ जा रही है और वापस उसके कानों में सुनाई दे रही है 5 सेकंड के बाद। तो आपसे पूछा गया है कि क्लिफ और पर्सन के बीच की क्या डिस्टेंस है और स्पीड आपको दे दी गई है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, राइट। और स्पीड यहाँ पे कितनी है, स्पीड है 346 इंटू टाइम कितना है 5, तो 346 इंटू अगर हम 5 करें तो कितना निकल करके आएगा। देखिए, 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको सिखाई है जब मैंने CSET के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए उस टाइम पे, कि आपको यहाँ पे 0 लगाना और हाफ कर देना है। तो बेसिकली हम करते कुछ नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम बचता है। तो यहाँ से आ गया ये 1730। ओके, ये 1730 आ गई हमारी डिस्टेंस। लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि 1730 जो ये डिस्टेंस है ये आने और जाने दोनों के बीच की दूरी मिला करके बताई गई है। ओके, क्योंकि देखिए इको हो रहा है, इको का मतलब साउंड गई, टकराई और वापस आई, यानी इसने 2 बार डिस्टेंस को कवर किया है। तो आपको तो सिर्फ ये पूछा गया कि क्लिफ और पर्सन के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसे हम लोग को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ये कैलकुलेट हुआ है बिकॉज ऑफ इको। तो इसे जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, 8 2 8 16 और यहाँ पे 65, यानी 865 हमारा आंसर होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। और चूंकि हमने जैसा कि बात की कि ये 2 बार ट्रेवल हुई होगी बिकॉज ये इको है, और इको में पता है कि एक बार जाती है आवाज़ वापस से टकरा करके पहुँचती है, इस कारण से हमें डिस्टेंस को आधा करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगी पर्सन और क्लिफ के बीच की।
दोस्तों ना बात करते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या यूजेस हैं, डे टू डे लाइफ यूजेस हम समझेंगे। जैसे मेगाफोन्स हो गई या लाउड हेलर्स, हॉर्न, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्पेट हो गई, शहनाई वगैरह हो गई, इनमें अगर आप देखा जाए तो इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजें ताकि ऑल डायरेक्शन में ये स्प्रेड ना कर पाए और इस तरीके से ये ध्वनियाँ निकालें। इसी तरीके से स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल होता है। स्टेथोस्कोप के बारे में आपको पता होगा, ये डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें सुनने के लिए। ओके, हार्ट्स और लंग में मेनली। और ये जो स्टेथोस्कोप होते हैं इनमें जो साउंड पहुंचती है पेशेंट के हार्ट बीट की, ये डॉक्टर के ईयर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा ही पहुंचती है। दोस्तों यहाँ से एक बात आपको और समझनी है कि जनरली जो कंसर्ट हॉल होती हैं उनकी जो सीलिंग बनाई जाती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो कर्ड होती हैं। ओके, इस तरीके से रोटंड बनाई जाती हैं, कर्ड बनाई जाती हैं। इसका रीज़न क्या है वो समझिए। इस इमेज को देखिए, ये कॉन्फ्रेंस हॉल की कर्ड सीलिंग है। तो ये सीलिंग कर्ड इसलिए बनाई जाती है क्योंकि रिफ्लेक्ट करके साउंड हर दिशा में सभी मेंबर्स तक पहुंचे। इस इमेज में काफ़ी क्लियरली डेमोस्ट्रेट किया गया है। ये अगर कर्ड रहेगी तो ये जो आवाज़ जा रही है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करके सभी लोगों तक पहुंचेगी। दोस्तों ना बात करते हैं कि हियरिंग की रेंज क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए जो ऑडिबल रेंज है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज देखने को मिलेगी। और एक हर्ट्ज क्या होता है, इस पर हमने बात भी की थी कि फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज होती है और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार देखने को मिलेगी, राइट। तो दोस्तों इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ पे ह्यूमंस की रेंज देखने को मिलेगी। और 20 हर्ट्ज के बिलो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एलिफेंट और भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी। और 20,000 हर्ट्ज जिन्हें अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, इनसे ज़्यादा जो साउंड है वो बैट्स वगैरह कुछ एनिमल्स की देखने को मिलेगी। ओके, तो इंफ्रा साउंड देखने को मिलेगा और ये अल्ट्रासाउंड यानी 20 हर्ट्ज से कम वाली इंफ्रा कहलाती है और इससे ज़्यादा वाली अल्ट्रा। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वैसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है या फिर आप इंफ्रा साउंड भी कह सकते हैं। इफ़ वी कुड हियर इंफ्रा साउंड वी वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स ऑफ अ बी। ओके, यानी इंसान, हमें पता है कि इंफ्रा साउंड को इंसान नहीं सुन सकता। अगर वैसा होता तो पेंडुलम की वाइब्रेशन भी हम लोग उसी तरीके से सुन सकते जैसे कि बी की विंग्स के वाइब्रेशन को हम सुनते हैं। ओके, यही रीज़न है कि हम इंफ्रा साउंड को नहीं सुन सकते बिकॉज ह्यूमन जो ईयर होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे ऑडिबल नहीं होती। ओके, इससे कम फ्रीक्वेंसी के साउंड हम नहीं सुन सकते। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा गया है कि कुछ एनिमल अर्थक्वेक से जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं या और भी जो कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज होती हैं वो उन्हें थोड़ी पहले पता चल जाती है। इसका रीज़न ये है, जैसे अगर अर्थक्वेक की मैं बात करूं तो अर्थक्वेक प्रोड्यूस करते हैं लो फ्रीक्वेंसी के इंफ्रासाउंड को, जो मेन शॉक होता है उससे पहले ही। तो इस चीज़ का आभास चल जाता है जानवरों को। ओके, तभी वो विचलित हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो अर्थक्वेक जैसे एनिमल्स हैं उन्हें पहले पता चल जाता है कि ओके कोई घटना वैसी होने वाली है जैसे अर्थक्वेक वगैरह, कोई नेचुरल फिनोमिना। तो यही रीज़न है क्योंकि ये जो इंफ्रासाउंड सुनने की एबिलिटी होती है ये कुछ एनिमल्स, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के पास होती हैं। और वैसे फ्रीक्वेंसीज जिनकी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड भी आप कह सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइजेज इनके द्वारा निकाला जाता है। तो ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। और आपको पता है 1 किलो हर्ट्ज में कितना 1000 हर्ट्ज होगा, यानी 20,000 हर्ट्ज भी आप बोल सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ये ह्यूमन ऑडिबल की रेंज है। इससे कम की हमने बात की, इससे कम इंफ्रासोनिक कहलाएगा और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाएगा। दोस्तों अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होने के कारण ये काफ़ी दूरी को ट्रेवल कर सकती हैं डिफाइंड पाथ में और इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल यानी बाधा होने के बावजूद भी ये डिफिनिट पाथ में ट्रेवल कर सकती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है अल्ट्रासाउंड की ये इन्हें बहुत खास बनाती है और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेज में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज से अगर आप देखें तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है आर जनरली यूज टू क्लीन पार्ट लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, यानी वैसी जगह जहां पे इंसान के हाथ नहीं पहुंच सकते उन चीज़ों को भी साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कार्डियोग्राफी और इनसे रिलेटेड जो मेडिकल फिनोमिनाज है उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो उनका इस्तेमाल उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट। तो यही रीज़न है कि अल्ट्रासोनिक हो गई और अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई, इनका इस्तेमाल करके काफ़ी आसानी से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में भी समझा जा सकता है, उनके बारे में और जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों नाउ बात करते हैं SONAR सोनार की। तो सोनार एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, साउंड नेविगेशन की बात की जा रही है और रेंजिंग की बात की जा रही है। तो सोनार क्या है? एक तरह का यंत्र है, इट इज़ अ डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को, किनकी स्पीड को, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेजर कर सकें। और सोनार किस वेव्स का यूज करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट हैं, ओके, जैसे शिप्स हो गई और भी जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड का पता लगाया जा सकता है सोनार के माध्यम से। नाउ ये बात करते हैं कि सोनार काम कैसे करता है। तो देखिए सोनार में एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक डिटेक्टर होता है जिसके माध्यम से आप इन चीज़ों को, जैसे डिस्टेंस हो गई, डायरेक्शन हो गई, स्पीड हो गई, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस इमेज से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लगी हुई है डिटेक्टर और यहाँ पे है ट्रांसमीटर और ये सीबेड है। तो इन बोट या फिर शिप में ये लगा दिया जाता है वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे डिटेक्टर और ट्रांसमीटर को लगा दिया जाता है सोनार डिवाइस के तहत, और इसी से पता लगाया जाता है डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड, इन चीज़ों का। तो ये जो ट्रांसमीटर होता है ये प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, और ये जो वेव है वो ट्रेवल करती हैं वाटर में, और इसके बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड, यानी सी बेड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनसे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद डिटेक्टर इससे सेंस कर लेता है और अंदाजा लगा लेता है कि ये कितनी दूरी में जाकर के रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगेन ये जो डिटेक्टर ये कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और जिन्हें अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेट किया जा सकता है। और इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन। यानी जो स्पीड है साउंड की कितनी है, वाटर में साउंड की स्पीड कितनी है, और जो टाइम इंटरवल हुआ है ट्रांसमिशन का, इन चीज़ों के माध्यम से काफ़ी आसानी से डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होती है। तो अगर हमें स्पीड और टाइम पता चल जाए तो इसके माध्यम से भी हम डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का। बट आपको ध्यान ये रखना है कि 2D लगाना है, बिकॉज डिस्टेंस 2 बार कैलकुलेट हो रही है, राइट। डिस्टेंस 2 बार कैलकुलेट हो रही है, जैसा कि हमने इको के केस में देखा था, वही फेनोमिना, कुछ हद तक सिमिलर फेनोमिना यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसलिए फॉर्मूला यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस 2 बार कैलकुलेट हो गई है, इसलिए इसे 2D लिखना सही रहेगा। दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कुछ जानवरों के द्वारा भी किया जाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो बैट्स भी इस्तेमाल करती हैं अपने प्रे को ढूंढने के लिए। और ये काम कैसे करता है, जो हाई पिच्ड की अल्ट्रासोनिक स्क्वीज है बैट की, वो रिफ्लेक्ट करती है उनके ऑब्स्टेकल से जाकर के, ऑब्स्टेकल कह लें या आप प्रे कह लें, यानी इनका जो शिकार होगा उनसे जाकर के ये रिटर्न करती हैं। और ये जो नेचर होती है रिफ्लेक्शन की, वो बताती हैं कि ऑब्स्टेकल कितनी दूर में है, और इससे ये अंदाज़ा लगा लेती हैं बैट्स। ओके, तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का बैट्स के द्वारा। इस इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड इज एमिटेड बाय अ बैट एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रे और एन ऑब्स्टेकल। दोस्तों नाव बात करते हैं कि इंसान किसी भी ध्वनि को सुनने में कैसे सफल होते हैं, इंसानों के जो ईयर की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, हाउ डू वी हियर। तो देखिए हमें पता है कि ईयर्स के माध्यम से हम हियर करते हैं, बट इसकी प्रोसेस क्या है इसे हम लोग समझेंगे। देखिए ये कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन को एयर में विथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में, जो कि हमारे ब्रेन में ट्रेवल करती हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और इस तरीके से हमें जो आवाज़ है, ध्वनियाँ हैं, वो सुनाई पड़ती हैं। पहले तो ये ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखिए ये जो बाहरी हिस्सा ये पिन्ना कहलाता है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो काफ़ी अच्छे से आप समझ लेंगे कि जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ओके, और भी अलग अलग तरीके की, जैसे स्टेरफ है, एनविल हो गई, कोक्लिया, जो कि फाइनली कोक्लिया के विषय में हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, इन्हें फाइनली, मतलब ये जो सिग्नल्स आती हैं इन्हें फाइनली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में टर्न इनटू किया जाता है कोक्लिया के द्वारा। तो देखिए जो आउटर ईयर है वो पिन्ना कहलाती है, ये साउंड को अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करती है, और ये जो कलेक्टेड साउंड है ये पास करता है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। इस इमेज में देखिए, ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ से देखिए ये ऑडिटरी कैनाल, इसके थ्रू ये पास करती है, और इसी ऑडिटरी कैनाल के एंड में एक पतली सी झिल्ली होती है, एक थीन मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं।
तो ये ऑडिटरी कैनाल है और इसके एंड में आप देख सकते हैं ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह लें या ईयर ड्रम कह लें, एक ही बात है, ये यहाँ पे होती है इस पोजीशन पे। तो जब हवा या अन्य माध्यमों से कंप्रेशन पहुंचता है इस ईयर ड्रम वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड में बाहर में प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो फोर्स है वो अंदर की ओर लगता है और जो ईयर ड्रम है ये मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेज इट। तो इस तरीके से जो ईयर ड्रम है वो आउटवर्ड की ओर मूव करती है जब कोई रेयर फ्रैक्शन जब पहुंचता है तो। और इस तरीके से जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करती है और ये जो वाइब्रेशन होती है ये एम्पलीफाई हो जाती है बहुत बार, क्योंकि यहाँ पे 3 बोन्स का योगदान होता है, हैमर, एनविल और स्टीरप। ये कान के अंदर की बोन्स हैं, ये 3 बोन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप, ये हैं 3 बोन्स। और ये मिडिल ईयर में होती हैं। तो कान के भी 3 हिस्सों में बांटा गया, तो बीच वाली जो है मिडिल ईयर कहलाती है। तो ये जो मिडिल ईयर ये ट्रांसमिट करती है एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन को, जो कि साउंड वेव के रूप में रिसीव किया जाता है। और इस तरीके से जो इनर ईयर है इनमें जो प्रेशर वेरिएशन है इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है कोक्लिया के द्वारा। ये इमेज में आप देख सकते हैं दोबारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा ये कोक्लिया। और इस तरीके से जो फाइनली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आई हैं इन्हें ब्रेन में सेंड कर दिया जाता है ऑडिटरी नर्व के द्वारा और ब्रेन फिर इसे इंटरप्रेट करता है एज साउंड। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है ना। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन CAPF का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, ये किस परिघटना पर, किस फेनोमिना पर बेस्ड होता है। ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमने बात की कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कई सारे अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेथोस्कोप है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अगला सवाल देखिए, ये सीरीज 2018 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड वेव किस चीज़ में ट्रेवल नहीं कर सकती, कैन नॉट पे फोकस करना है। कॉपर वायर जो कि एयर में प्लेस्ड है, सिल्वर स्लेब जो कि एयर में प्लेस्ड है, ग्लास प्रिज्म जो कि वाटर में प्लेस्ड है यानी वाटर में रखी गई है। चौथा कहा जा रहा है वुडन होलो पाइप जो कि वैक्यूम में रखी गई है। तो हमने बात की कि वैक्यूम में जो साउंड वेव है वो बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। और वैक्यूम में तो एयर नहीं है ना ही वाटर है, यानी किसी तरीके का कोई मीडियम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिकॉज वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। और यही रीजन है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि वैसे ग्रह जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, एग्जांपल मून। अगला सवाल देखिए, ये एनडीए में पूछा गया है। जो साउंड क्रिएट होती है बिग हॉल में, ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण परजिस्ट करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये फेनोमिना क्या कहलाता है। तो हमने बात की जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, उसे रेवर्बरेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2016 का है। अ पर्सन रिंग्स अ मेटेलिक बेल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल। तो एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल के पास एक मेटेलिक बेल को रिंग किया जाता है एक पर्सन के द्वारा। ये इको सुनता है 0.3 सेकेंड के बाद। आपसे साउंड की स्पीड भी दे दी गई है और आपसे पूछा गया वो वॉल उससे कितनी दूर पे है। तो ये है पर्सन, ये है वॉल। तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड कितना है, 340। 340 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 102। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई 102 मीटर। बट जरा ठहरिए, क्योंकि ये 2 बार की है, क्योंकि हमें पता है इको में 2 बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि साउंड एक बार गई, यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और फिर वापस कानों तक पहुंची। तो इस तरीके से जब 2 बार ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई तो इसे हमें हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे दूरी पूछी गई है इन दोनों के बीच की। तो 102 का आधा हम करेंगे तो 51 निकल करके आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 51 होगा, ना कि 102, बिकॉज आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 51 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो साउंड वेव है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या स्पीड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको, मीडियम बदलने पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अगला सवाल देखिए, आपसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल पूछा जा रहा है। तो हमने बात की है कि जो साउंड वेव है वो एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ना कि ट्रांसवर्स वेव। और हमने डिटेल से बात की कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बीच क्या डिफरेंस है लास्ट के लेक्चर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ देखने को मिलेगी। तो हमने बात की थी कि साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। वैक्यूम में तो साउंड की स्पीड ही नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। और एयर, वाटर या स्टील। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा स्टील है, बिकॉज स्टील क्या है, सॉलिड। और ये हमें पता है जो वाटर है वो लिक्विड है और एयर एक गैस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्टील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है साउंड वेव की जो पिच होती है वो किस कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे, लाउडनेस पे, एम्पलीट्यूड पे या फ्रीक्वेंसी पे। तो दोस्तों ये क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर 13 है, क्योंकि क्लास 9th वाले में कुछ बातें दोबारा रिपीट नहीं की गई हैं, जैसे ये पिच वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की हमने डिटेल में बात की है लास्ट के लेक्चर में। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिटरमाइन करती है श्रिलनेस या फिर पिच को, कोई साउंड कितना ज़्यादा श्रिल है या फिर उसकी पिच कितनी ज़्यादा है। तो देखिए अगर जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो ज़्यादा श्रिल है, यानी इसकी पिच जो है वो ज़्यादा है। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो अगर कम है तो हम कहेंगे कि साउंड का पिच कम है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक जो ड्रम है वो वाइब्रेट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इनमें लो फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ये किस तरीके की ध्वनि को प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है लो पिच के साउंड को, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जबकि दूसरी तरफ जो विसल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हायर पिच के साउंड को प्रोड्यूस करती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे जो बर्ड है उनमें हाई पिच साउंड देखने को मिलता है, जबकि लायन जो है उसकी लो पिच्ड रोर देखने को मिलती है। तो इसकी पिच कम है, ओके, पिच कम है, एम्पलीट्यूड या तीव्रता कम नहीं है बल्कि पिच कम है। और इस तरीके से जो रोर ऑफ लायन है वो भले ही बहुत ज़्यादा लाउड हो, लेकिन बर्ड की जो साउंड है वो भले ही फीबल हो, बट फिर भी अगर आप पिच की बात करें तो लायन की पिच कम देखने को मिलेगी या श्रिलनेस कम देखने को मिलेगी, जबकि बर्ड की श्रिलनेस और पिच ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए बताया गया यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ मेन, जो कि ट्रू है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो साउंड की पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम देखने को मिलेगी साउंड की। और एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया। तो ये क्वेश्चन देखिए CDS 2022 में अभी जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ उसमें पूछा गया, और ये क्वेश्चन अभी फिर रिसेंटली NDA में पूछ लिया गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर साउंड की पिच इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो क्या इंक्रीज होगा। तो अभी हमने बात की जो पिच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर पिच बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अगर पिच घटेगी तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो दोनों ही सवाल के अंदर ऑप्शन डी में फ्रीक्वेंसी दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार के बारे में पूछा जा रहा है। सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय अ शिप। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप के वेव को इस्तेमाल किया जाता है सोनार के द्वारा। तो अभी हमने बात की कि जो सोनार वेव हैं वो किस तरीके की होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक नहीं। इंफ्रासोनिक तो 20 हर्ट्ज से कम वाला है, बट जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला सवाल देखिए, ये भी अगेन NDA 2022 में पूछा गया है। ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट है वो प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट करता है, जो कि ऑडिबल साउंड वेव्स से संबंधित है, ऑडिबल साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो अभी हमने बात की कि जो लास्ट का पार्ट होता है ईयर में, कोक्लिया, ये जो है वो कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन को। देखिए यहाँ पे हमने बात की थी इसकी कि इनर ईयर में जो प्रेशर वेरिएशन है इन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में टर्न किया जाता है कोक्लिया के द्वारा। और इमेज में भी अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पार्ट कोक्लिया कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यह भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।